आवाज आ रही है भाई? सुन पा रहे हैं भाई? यस सर। जी, तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ अ वेव लिख ली थी। हमने लिखा था y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, है ना। अब इस इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग वेव इक्वेशन थ्रू ग्राफ्स। वेव इक्वेशन को ग्राफ्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो है ना वो ये समझते हैं कि अगर हम पहले लिखते हैं इफ x इज फिक्स्ड, ठीक है ना। अच्छा, x क्या है ये समझना, ये है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो इमेजिन कर लो कि एक मीडियम में एक वेव प्रोपगेट कर रही है और उस मीडियम में आपने ओरिजिन से x इक्वल टू लेट्स से 1 मीटर दूर या 1 सेंटीमीटर दूर, डिपेंडिंग अपॉन जो भी पैरामीटर्स हैं, x को ही फिक्स कर दिया, यानी पार्टिकल आपने फिक्स कर दिया, है ना। अब इस पार्टिकल से जब ये वेव गुजरेगी तो ये पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये y क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो अब आपके पास बचा, ये तो फिक्स हो गया। तो आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई। अभी तक आपने क्या बताया राघवन? मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि लास्ट टाइम जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना वेव की, उसको ग्राफ के थ्रू कैसे समझना है वो हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर हम किसी x की वैल्यू पे इसको फिक्स कर दें, x की वैल्यू को फिक्स कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचती है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख देता हूँ क्योंकि दोनों में हमारे पास प्लस माइनस हो सकता है। मैं इसको फाई कह देता हूँ। ये फाई क्या हुआ, ये के एक्स पार्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट जो है ये फाई हो गया। अब ये तो क्या बन गई, ये एस एच एम की इक्वेशन बन गई। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, यहाँ ग्राफ बनेगा y वर्सेस t का, यानी अलग अलग टाइम पे पार्टिकल, देखो ये इस डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, y इक्वल टू 0 कह देते हैं इसको, y इक्वल टू 0। तो ये अब यहाँ से प्लस a तक ऊपर जा सकता है, माइनस a तक नीचे जा सकता है। तो लेट से इसका ग्राफ ऐसा बनता है, लेट से ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये t इक्वल टू 0 है, तो ये टाइम कितना हुआ, कोई गेस कर सकता है ये टाइम कितना हुआ? ये वाले टाइम को क्या लिखूंगा, चलो ये हुआ, 1। ये बेटा 1 कैसे, 30। टी कैपिटल टी है ना, टाइम पीरियड के बराबर हो गया जहां पे वेव अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। यस सर। है ना, ये t/2 हो गया, देखो ये t/2 हो गया, इसका आधा करेंगे तो t/4 हो जाएगा, यहाँ 3t/4 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझना, मैंने तो यहाँ पे कहा t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, मीन पोजीशन पे था। जैसे ही टाइम बढ़ेगा पार्टिकल कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, y की पॉजिटिव वैल्यू में जाना शुरू हो जाएगा एंड सो ऑन। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। हो सकता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं होगा ना, t इक्वल टू 0 तो हम कहीं भी ले सकते हैं। मैं इसमें एक डिफरेंट डायग्राम बना लेता हूँ डिफरेंट कलर से, और लेट से हमारा जो डायग्राम है वो ऐसा बन जाता है। रेड वाले पे ध्यान देना थोड़ा, है ना। ये हमारा एक और डायग्राम हो गया इस तरह का, ऐसा, ठीक है। इसमें t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, किसी y की पॉजिटिव पोजीशन पे है, यानी ये फेज में से डिफरेंट हो गया। और बना सकते हैं, और कोई कलर से बना लेते हैं ना, ग्रीन बना लेते हैं। लेट से ये वाली कंडीशन हुई, ये हमारे पास एक डायग्राम हो गया ऐसा, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा है, y की वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं
अलग अलग टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे होगा। ठीक है, अब ऐसे में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है और उसका आंसर कितना सिंपल है, बस ये समझना। मान लो कोई ग्राफ आपको बना के दे दिया गया है, मैं ग्राफ बना देता हूं यहाँ पे, लेट्स से ये एक y वर्सेस t का ग्राफ बना देता हूं मैं किसी पार्टिकल के लिए। समझ लो y वर्सेस t का ग्राफ, ठीक है ना, किसी पार्टिकल के लिए हमने बना दिया और इसको हमने क्या दिया, ये एट x इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं ना, मान लो कुछ है x की कुछ वैल्यू है ना, मान लो क्या बोलें इसको, x को इक्वल टू कैपिटल x लेते हैं, कोई फिक्स वैल्यू पड़ती है लेट्स से। अब आपसे इसमें पूछा क्या जा सकता है वो समझते हैं। अब आपसे कहा गया कि इस पार्टिकल से एट x इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा बाय 4 पे कोई पार्टिकल है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो बना के दिखाओ ना, एक बार इसको नोट कर लो। तो एट x इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा बाय 4 पे जो पार्टिकल है उसके लिए हमने ये ग्राफ बनाया होता तो कैसा बनेगा ये समझना है, और कैसे करना है बस वो समझा देता हूँ मैं आपको। ड्रॉ कर लिया सबने? अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ नंबर भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिख देता हूँ। यहाँ a/2 लिख देता हूँ, यहाँ a लिख देता हूँ, ये हो गया, बाकी तो 0 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं एक बार। डन सर। ठीक है, अब समझो, देखो सबसे पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ये दिया हुआ क्वेश्चन में आपको कि वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रही है। तो जो पार्टिकल हमने लिया है जिसका ग्राफ हमें बनाना है वो इस एक्स के, कैपिटल एक्स के राइट में है या लेफ्ट में है, पहले ये सोच लो। एक्स प्लस लैम्डा बाय 4 है, तो ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल के राइट में है या लेफ्ट में है? राइट में। राइट में है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, वेव जिस तरह से चल रही है पहले किस पे पहुंचेगी, मैं इनको नाम भी देता हूँ, ये हमारा पार्टिकल P है और ये पार्टिकल Q है। वेव पहले कहाँ पहुंचती है, P पे या Q पे? सर पी पे। पहले P पे पहुंचती है, ये सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझना, आप सिर्फ t इक्वल टू 0 पे फोकस करो। t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल जो है, कौन? पार्टिकल P, जिसके लिए ग्राफ दिया हुआ है आपको। t इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल P कहाँ पे है? a/2। a/2 पे। और टाइम बढ़ने के साथ कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव a की तरफ जा रहा है या नेगेटिव a की तरफ जा रहा है? टाइम बढ़ेगा तो a/2 से a की तरफ जाएगा या कहीं और जाएगा? एक ही a की तरफ जाएगा। अच्छा, तो वो सर्कल याद है जो हमने एसएचएम में पढ़ा था? यस सर। यस सर, जो हमने एसएचएम में पढ़ा था वो सर्कल सबको याद है? तो उस सर्कल के हिसाब से मुझे बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है और कितने डिग्री पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पर। ये याद आ रहा है सबको, है ना? आई होप कि याद आ रहा होगा सबको। चलो, 30 डिग्री पे। अच्छा, अब हमने कहा जो वेव है वो वेव है वो P से Q की तरफ चल रही है, तो जो P पे होता है वो बाद में Q पे होता है, ये बात समझ रहे हो ना? तो फेज में ये जो है लीडिंग है, ध्यान से समझना, वर्ड क्या यूज करें हम, लीडिंग, और ये है लैगिंग, आगे पीछे। समझ में आ रही है बात? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब कितने से लैगिंग है वो समझना। तो इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। देखो ये x पे है, वो x प्लस लैम्डा बाय 4 पे है, तो पार्ट डिफरेंस को मैं डेल्टा x लिख देता हूँ। लैम्डा बाय 4 है, ये बात समझ में आ रही है इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस? यस सर।
अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट यूज करना है, देखो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, बस ये याद हो जाएगा तो सब समझ जाओगे आप, ठीक है ना। क्या रिलेशन है, आप लिखो फाई, इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस, इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई लिख लो। फिर ये क्यों आया मैं समझाता हूँ आपको। ये क्या है, फेज डिफरेंस, ये क्या है, पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को आपस में किस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं, इससे। ये क्यों आया वो समझाता हूं, पहले तो फॉर्मूला याद कर लो। देखो ये फॉर्मूला क्यों आया, जब एक वेव पूरा लैम्डा कवर कर चुकी होती है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं हम, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो जिस पोजीशन से पार्टिकल शुरू हुआ था उसी पोजीशन में वापस आ जाता है। इसका मतलब उसका फेज कितना टर्न हो गया, 2 पाई टर्न हो गया। तो लैम्डा का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इज इक्विवेलेंट टू, ये साइन है इक्विवेलेंट का, 2 पाई का फेज चेंज। लैम्डा का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इज इक्विवेलेंट टू अ फेज चेंज ऑफ कितना, 2 पाई। 2 पाई। इसका मतलब अगर किसी मीडियम में वेव प्रोपगेट कर रही है तो उस मीडियम के कोई भी ऐसे दो पार्टिकल ले लो जिनके बीच में लैम्डा का क्या हो, लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 पाई का। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना है पी और क्यू के बीच में, λ/4। λ/4 है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा पी और क्यू के बीच में, मैं लिखता हूं इंप्लाइज दैट फाई बिटवीन पी एंड क्यू इज कितना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से बताओ, π/2। π/2, ये बात ठीक है ना। अच्छा एक बात और कंफर्म कर दो, कौन लीड कर रहा है, E। p। है ना, कितने से लीड कर रहा है, π/2 से, ये बात सही है। यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सर्कल पे बताया था कि सर्कल पे अगर हम वो मार्क करें फेज, तो पी का फेज आता है 30 डिग्री पे, तो इससे 90 डिग्री पीछे क्यू है। तो क्यू कौन से फेज में हुआ बता सकते हो, 90 डिग्री पीछे करूंगा तो ये क्यू हो गया, कौन सा फेज हुआ ये, इसको 30 डिग्री लिख देता हूं मैं, इसको बताओ कितना डिग्री लिखूं, ये याद करो पूरा सर्कल जो हम लोग करते थे, 300। 300, वेरी गुड, 300 डिग्री, ये बात ठीक है ना। अच्छा 300 डिग्री पे अगर कोई है, अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ में आपको 300 डिग्री ड्रॉ करना बताता हूँ, रेड से बना लेते हैं इसको। 300 डिग्री पे अगर कोई है तो वो अभी कहाँ है, वो अपने पीक के √3a/2 नेगेटिव पे है, ये बात समझ में आ रही है। √3a/2 नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 डिग्री की पोजीशन जो होती है वो -√3a/2 होती है, बात क्लियर है। यस सर। अच्छा टाइम बढ़ने के साथ ये फेजर इस तरफ घूमेगा, तो 0 की तरफ जाएगा या -a की तरफ जाएगा, 0। 0 की तरफ जाएगा, ये बात ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा क्यू का वो कहां से बनेगा, एक तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये हुआ -√3a/2, और टाइम बढ़ने के साथ ये 0 की तरफ जाएगा ऐसे, बाकी का आप बना दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो ब्लू जो है वो पी के लिए है, रेड जो है वो क्यू के लिए है। इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर समझ लो, जिसको भी दोबारा समझने की जरूरत है मैं समझा देता हूँ, समझ लो आराम से, कि हमें एक ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है, उस ग्राफ को देख के हमने किसी दूसरे पार्टिकल के बारे में बता दिया। कैसे, सबसे पहले तो हमने देखा कि वो पार्टिकल यहाँ से दूर कितना है, जितना दूर है उसको कहा हमने पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को हमने कन्वर्ट किया किसमें, फेज डिफरेंस में, और कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है जानते हुए ड्रॉ कर दिया। पूरा प्रोसेस देख लो, एक और एग्जांपल ले लेंगे, है ना, तो बिल्कुल मेथड जो है वो कंफर्म हो जाएगा। कोई डाउट आ रहा हो किसी के मन में किसी स्टेप को लेके तो पूछ सकते हो।
सर ये π/2 के बाद मैं सुन नहीं पाया। अच्छा बेटा, π/2 तक आपको समझ में आ गया ना कि जो λ/4 है उसका मतलब हुआ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। ठीक, तो हमने ए के बारे में क्या कंफर्म किया था कि ए का फेज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री पर है, टी इक्वल टू 0 पे। टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ए हमारे वो सर्कल वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से कौन से फेज में 30 डिग्री पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हमें पता है क्यू से पीछे है, वेव पहले पी पे पहुंच रही है, बाद में क्यू पे पहुंच रही है, यानी पी फेज पहले अचीव कर रहा है, लीड कर रहा है। तो क्यू पे अभी जो फेज होगा वो 90 डिग्री पीछे की तरफ होना चाहिए। तो 30 डिग्री इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट से 90 डिग्री पीछे चलते हैं। तो देखो ये सर्कल पे हमारे पास क्या बना, ये सर्कल पे हमारे पास बना, ये 30 डिग्री हुआ, इससे 90 डिग्री पीछे जाएंगे तो हमारे पास 300 फोर्थ आ क्वाड्रेंट जाएगा। में 300 आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 यानी कि जो क्यू है वो टी इक्वल टू 0 पे कहाँ होना चाहिए, -√3a/2 पर होना चाहिए। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टाइम बढ़ने के साथ ये 0 की तरफ बढ़ेगा, टाइम बढ़ने के साथ ये वैल्यू कम होगी, 0 की तरफ जाएगी। तो बस ये करते हुए हमने ग्राफ बना दिया ऐसे। दूसरा एग्जांपल ले ओके लें, खुद से ट्राई करोगे इस बार? यस। ठीक है ना, चलो तो एक काम करते हैं, इस बार मैं वही काम कर रहा हूँ, पी के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। ध्यान से देखना इस बार इस ग्राफ को, ये ऐसे बनाया मैंने, बाकी का मान लो ये हो गया a/2, ये हो गया a है ना, ये y वर्सेस t का ग्राफ है हमारा। और ये हमने मान लो x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल के लिए बना दिया, इसको p बोल देते हैं, पार्टिकल x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल के लिए। अब हम किसके लिए बना, वेव अभी भी हमारी ऐसे चल रही है, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना होगा। x इक्वल टू 0 के लिए हमने बना दिया, तो आपको बनाना किसके लिए है, एट x इक्वल टू λ/6 के लिए। इसको q कह देते हैं पार्टिकल को। q पार्टिकल का ग्राफ कैसा बनेगा, एक बार सब लोग ट्राई कर लो, ये सारे स्टेप्स जो मैंने बताया वो फॉलो करते हुए। ट्राई कर लिया सबने? कोई रेडी है अपने आंसर के साथ? सर वो ए पे होगा, बिल्कुल टी सही, इक्वल्स टू 0 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्सप्लेन कर सकते हो? सर डेल्टा एक्स तो π/6 हुआ। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, पी के बारे में बात करते हैं। पी इस वक्त कौन से फेज में है, सर्कल पे कहाँ है? 150 डिग्री। 150, वेरी गुड। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि पी जो है इस वक्त वो 150 डिग्री के फेज में है। ये बात सबको क्लियर हो रही है, पी 150 पे है? क्लियर ना हो तो पूछ लें। P इज एट 150 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। हाँ राघवन समझो यार, देखो P जो है वो a/2 पर है, ये तो दिख रहा है आपको बहुत क्लियरली।
p/2 पर है, t इक्वल टू 0 पे। अच्छा, जैसे कि टाइम बढ़ाओगे आप, टाइम बढ़ने के साथ, ये तो t इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे है, जब टाइम बढ़ाओगे तो ये a/2 से नीचे आता दिख रहा है या ऊपर जाता दिख रहा है? a/2 से नीचे आता दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में a/2 पे होता है तो टाइम बढ़ने के साथ ऊपर जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में a/2 पे होता है तो टाइम बढ़ने के साथ वापस 0 की तरफ आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a/2 पे है पॉजिटिव, तो या तो 30 पे हो सकता था 150 पे, लेकिन क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ ही नीचे आ रहा है तो हमने कहा ये 150 पे है, तो यहाँ लिख देते हैं 150 डिग्री। अच्छा, λ/6 मतलब कितना फेज डिफरेंस हुआ ये तो बता दिया होगा आपने, 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया λ/6 का मतलब हो गया फाई की वैल्यू जो है हमारी वो 60 डिग्री है। इसका मतलब क्यू पी से पीछे है, क्योंकि वेव ऐसे चल रही है ना, ऐसे ऐसे, तो क्यू पी से पीछे है। कितना पीछे है? 60 डिग्री पीछे है। 150 में 60 कम कर दो तो क्यू का फेज कितना हो गया? 90 डिग्री का फेज हो गया। अच्छा, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? मैं रेड वाले ग्राफ से बना देता हूँ। 90 डिग्री का मतलब होता है कि कोई चीज अपने पीक पर है और टाइम बढ़ने के साथ एक ही काम कर सकती है, अब नीचे आ सकती है। उसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। आई होप यही बनाया होगा, देखो। यस सर। ठीक है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें इसकी, है ना, बहुत इजी होता है, एक बार समझ में आ जाए तो बन जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है ना। बेसिक एक वेव के बारे में कुछ बात है जो हमें पता चल गई। सेकंड सर एक बार पॉइंट, ऊपर वाला ग्राफ बताना, कौन सा बेटा? इससे रेड ऊपर वाला? वाला, रेड वाला, नहीं ब्लू इससे वाला? ऊपर वाला। इससे ऊपर ये वाला, ये वाला। यस। अच्छा, इसको ड्रॉ करना है आपको? ओके सर, बस कुछ देखना था। अच्छा अच्छा, देख लिया, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ये तो हमने x को फिक्स किया था, ठीक है ना। सेकेंड टाइप का ग्राफ जो होता है हमारा वो होता है व्हेन t इज फिक्स्ड। इस तरह के ग्राफ को हम लोग स्नैपशॉट कहते हैं। स्नैपशॉट, जो कैमरा से पिक्चर लेते हैं ना, उस तरह से स्नैपशॉट है ना। t को फिक्स कर दिया हमने, इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारा t तो फिक्स है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन टाइम पे, फिक्स्ड टाइम पे, मीडियम के पार्टिकल्स अलग अलग x की वैल्यू वाले अपने अपने मीन पोजीशन से कहाँ होंगे। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा इस बार हमारे पास वो y वर्सेस x का बनेगा। देखो, पिछले ग्राफ में y वर्सेस t का ग्राफ था, इस बार y वर्सेस x का ग्राफ है। यानी ओरिजिन वाला इस वक्त कहाँ है, लैम्डा वाला इस वक्त कहाँ है, 2 लैम्डा वाला इस वक्त कहाँ है, 3 लैम्डा वाला इस वक्त कहाँ है, ये सारी चीजें जो है आपको इससे पता चलेंगी, ठीक है ना। एनीवे, तो एक टेंटेटिव सा ग्राफ बना लेते हैं। लेट से हमने ये ग्राफ बना, सबसे सिंपल तो यही होता है, ओरिजिन से पास होता हुआ बना दो। तो लेट से ऐसा ग्राफ हमने बना दिया, ये बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं O लिख देता हूँ ओरिजिन को, यहाँ A लिख देता हूँ, यहाँ B लिख देता हूँ, B C D E F, बहुत है इतने सारे पार्टिकल। अच्छा, ये A B C D E F क्या है? ये सब पार्टिकल्स के नाम है। यहाँ वाले पार्टिकल का नाम है A B C D F। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं वेव हमारी ऐसे ट्रैवल कर रही है। ये हमेशा क्वेश्चन से देखना होगा आपको। वेव हमारी लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है। अब किसी फिक्स टाइम पे हमारा पूरा मीडियम जो है, 0 से लेके जहां तक भी हम देख रहे हैं, वो ऐसा दिखाई दे रहा है। कौन कहाँ है वो दिखाई दे रहा है हमें इस ग्राफ से। अगर मैं आपसे पूछूं पार्टिकल एट बी इस वक्त कहाँ है, तो क्या जवाब दोगे आप मुझे? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर है, ठीक है। अच्छा, मीन पोजीशन पर पार्टिकल रुका हुआ होता है, चलता हुआ होता है? एसएचएम करता हुआ पार्टिकल मीन पोजीशन पे रुका हुआ होता है या चलता हुआ होता है? कोई भी एक पार्टिकल जो कि एसएचएम कर रहा है वो मीन पोजीशन पे रुका हुआ होता है या चलता हुआ होता है? चलता हुआ होता है। रुका हुआ कहाँ पे होता है? अरे, ये तो आपने सही कहा कि चलता हुआ है। रुका हुआ कहाँ पे होता है? दो जगह हैं एसएचएम में जहां पार्टिकल रुका हुआ पाया जाता है। एक्सट्रीम
एक्सट्रीम पे, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक नेगेटिव एक्सट्रीम, ये बात ठीक है ना। तो बी वाला पार्टिकल इस वक्त मूव कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ये है ना ट्रांसवर्स वेव, अभी हालांकि हम लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, तो इस वक्त ये अप डाउन जा रहा होगा। कोई गेस कर सकता है बी इस वक्त ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? पार्टिकल एट बी मीन पे है, सोच समझ के बोलना। पार्टिकल बी इस वक्त ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? नीचे जा रहा है। और लोग सोच लो। चलो, अब इसमें आपने लॉजिक क्या लगाया है ना, ज्यादातर लोग इसमें गलत लॉजिक ही लगाते हैं, इसलिए गलत आंसर आता है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान से समझना, फिर आपको बहुत सिंपल लगेगा। ये वेव लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है, हाँ बोलो। यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है। वेव जब लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करती है तो जो भी हो रहा है पहले लेफ्ट वालों के साथ हो रहा है, बाद में राइट वालों के साथ हो रहा है, हाँ बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, तो पार्टिकल एट बी कहाँ जा रहा है देखने के लिए आप उसके लेफ्ट वाले पार्टिकल को देखो। बी के जस्ट लेफ्ट वाला इस वक्त बी से ऊपर है या नीचे है? ऊपर। पर। ऊपर है। तो इसका मतलब जैसे ही टाइम बढ़ेगा, यानी कि वेव आगे बढ़ेगी, वैसे ही बी किसकी पोजीशन ले लेगा, अपने से लेफ्ट वाले की, अपने से राइट वाले की? लेफ्ट वाले की। अपने से लेफ्ट वाले की, यानी बी कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, ये बात ठीक है ना? क्या कहते हो? मैक्सिमम लोग यस। कहाँ धोखा खाते हैं, देखो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उनको लगता है वेव ऐसे चलती है। वेव ऐसे नहीं चलती है यार, वेव तो ऐसे चलती है। वेव के चलने से पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो कैसे बदल रही है वो देखो। कि इस वक्त आप इस पूरी वेव को इमेजिन कर लो, थोड़ी देर बाद यही वेव आगे बढ़ जाएगी, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद यही वेव आगे बढ़ चुकी होगी। देखो इस पार्टिकल पे ध्यान देना, अभी ये कहाँ था, मीन पे था। मीन। अब देखो टाइम बढ़ने के साथ कहाँ आ गया, ऊपर आ गया कि नीचे आ गया? ऊपर। ऊपर आ गया, ये बात ठीक है ना। तो पार्टिकल तो ऐसे मूव कर रहा है, वेव ऐसे मूव कर रही है। तो आपको हमेशा क्या देखना है, आपको ये देखना है कि वेव जो फेज दे रही है सबको, वो लेफ्ट टू राइट दे रही है। यानी जो भी लेफ्ट वालों के साथ अभी हो चुका है वो राइट वालों के साथ होना बाकी है। यही काम डी पे देखते हैं। देखो डी इस वक्त मीन पोजीशन पे है, यस सर। टाइम बढ़ते ही कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? डी इस वक्त मीन पोजीशन पे है, टाइम बढ़ते ही कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बात ठीक है ना। तो लेट से किसी ने कहा कि अच्छा इसमें ध्यान रखना, हालांकि हमने पिछली बार ये मेंशन नहीं किया था, बट ये देख लेना, जब टाइम का एक्सेस दे रखा हो ना आपको, तो यहाँ जीरो होता है तो यहाँ कैपिटल टी होता है। ये हमने मेंशन किया था, शायद पहले कहीं लिखा था ना, जीरो से कैपिटल टी। यस सर। जब y वर्सेस x दे रखा हो तो ये जीरो है, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ जिसमें एक वेव कंप्लीट हो जाती है? लैम्डा। लैम्डा, ये बात ठीक है ना। ये कितना हुआ, आधा कितना हुआ, लैम्डा बाय 2। यस सर। ये कितना हुआ, लैम्डा बाय 4। ये बात समझ में आ रही है सब? ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब मान लो कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, किसी ने दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0 का ग्राफ दिया हुआ है, सही है। किसी ने पूछा, क्वेश्चन में पूछ लिया, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द y-x ग्राफ फॉर t इक्वल टू कैपिटल T by 6। लेट्स से ये करते थे कैपिटल T by 6, कैपिटल T by 6 पे ग्राफ बनाओ। अब ये कैसे बनाना है ये सीख लो, बहुत ही सिंपल है। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से समझो। शुरू करें? यस सर। ठीक है, हमेशा ध्यान दो x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पे। इस वक्त ये कहाँ है, मीन पोजीशन। मीन पे। टाइम बढ़ने के साथ कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे जाएगा। इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 जो फेज है वो 180 डिग्री का है, हाँ बोलो।
सोच लो। सर 180 कैसे? देखो बेटा, 0 वाला 0 पे है, ये बात दिख रही है आपको? यस सर। टाइम बढ़ेगा तो ये नीचे जाएगा, ये बात दिख रही है क्या? यस सर। पक्का? पक्का। है ना? तो जब हमने वो सर्कल पढ़ा था तो उसमें 0 पे तो क्या होता था, 0 पे है तो टाइम बढ़ने के साथ एक ही तरफ जाता था, और 180 पे हो तो -1 की तरफ जाता था। ये बात ठीक है ना? यस तो सर। उस लॉजिक से हमारे x = 0 वाले का फेज 180 डिग्री आया। ये ओके बात सर। समझ में? ठीक है। अच्छा, अब टाइम t = t/6 पे इसका फेज आगे बढ़ जाएगा। 180 में कितना फेज आगे बढ़ जाएगा? तो देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है। एक कैपिटल T में 2 पाई बढ़ता है, तो t/6 में कितना बढ़ेगा? एक कैपिटल T में फेज चेंज हो जाता है बाय अमाउंट ऑफ 2 पाई। t/6 में कितना बढ़ जाएगा? π/3 π/3। 60 डिग्री। ये बात ठीक है ना? π/3। तो कितना बढ़ जाएगा? ये हो जाएगा एट t = t/6। फेज कितना हो जाएगा? फेज हो जाएगा 180 + 60, 240 हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। yes sir अच्छा, 240 वाला पार्टिकल कहां पे होता है? टू 240 वाला पार्टिकल कहां पे होता है? थर्ड the क्वाड्रेंट। third -3/2 थर्ड क्वाड्रेंट -√3a/2 पे होता है ना? यस सर। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में टाइम बढ़ने के साथ वो -√3a/2 से -a जाएगा या वापस 0 की तरफ जाएगा? -a -a की तरफ जाएगा। तो अब देखो, मैं क्या करता हूँ, रेड से इसका ग्राफ का आंसर बनाता हूँ। मैं -√3a/2 मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया -√3a/2। अब बताओ, मैं ग्राफ ये वाला ले जाऊं, ये वाला, ये वाला, या ये वाला नीचे की तरफ, ये वाला, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? सोच समझ के बोलना। नीचे वाला। आंसर है ऊपर वाला। ये आपका आंसर है। क्यों? देखो, ये हुआ -√3a/2, ठीक है। टाइम बढ़ने के साथ ही किसकी जगह लेगा? अपने से लेफ्ट वाले की, अपने से राइट वाले की? अपने से लेफ्ट वाले की। और लेफ्ट वाला इससे नीचे है या ऊपर है? नीचे। नीचे है, तो -a की जगह ले लेगा ना थोड़ी देर में। बोलो भाई। सोच लो, अच्छे से सोच लो। क्लियर हुआ? सर एक बार वापस। फिर समझ लो। देखो, 240 तक क्लियर हो गया था आपको? यस सर। इसका मतलब ये हुआ x = 0 वाला पार्टिकल t = t/6 टाइम बढ़ जाने के बाद -√3a/2 पर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है? यस सर। और फर्दर टाइम बढ़ेगा तो वो -a की तरफ जाना चाहिए। यस सर। है ना? अब हम ग्राफ में क्या देखते हैं? टाइम बढ़ने पे पार्टिकल किसकी जगह लेगा? अपने से लेफ्ट वालों की, अपने से राइट वालों की? लेफ्ट। लेफ्ट वालों की। तो लेफ्ट वाले -a की तरफ होने चाहिए या 0 की तरफ? -a -a की तरफ। तो जो ग्राफ हमने बनाया वो सही बनाया। यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूं, ट्राई करोगे? यस सर। चलो। ये है y, ये है x, ये t = 0 की स्थिति है, ठीक है ना? यहाँ मैंने लिख दिया a/2 और ये मैंने लिख दिया a, ठीक है ना? आप मुझे ग्राफ बना के बताओगे एट t = t/4 का ड्रॉ।
यानी जो रेड वाला ग्राफ बनेगा वो t इक्वल टू t/4 पे बनेगा। t इक्वल टू 0 पे ये स्थिति है मीडियम की। एक एक स्टेप बहुत सोच समझ के करना। इसका एक बहुत सिंपल शॉर्टकट होता है जो मैं आपको बताने से बच रहा हूँ। क्यों बताने से बच रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सोच के वो आपको खुद समझ में आ जाए। शॉर्टकट शुरू में बता देने से क्या होता है कि लॉजिक चला जाता है लोगों के दिमाग से, इसलिए पहले लॉजिक समझ लो, है ना। वो आ जाएगा तो फिर शॉर्टकट तो बहुत ही ईजी है। वो जुगाड़ है बेसिकली, मतलब वो तो कोई भी कर लेता है। कोई रेडी है आंसर के साथ? कोई भी? -√3a/2 से स्टार्ट होगा। देखते हैं बेटा, और कोई जिसको आंसर डिस्कस करना हो? ठीक है, जो मैं पूछता जाऊँ वो बताते जाएं। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल किस फेज में है? सबसे पहले ये कौन बताएगा? 150 डिग्री। और कोई दोबारा ट्राई करना चाहे इसको? ध्यान रखना वेव ऐसे ही चल रही है। सर 30। हाँ 30 कैसे हुआ? 30 अब समझा दो। देखो सर उसका उल्टा सोच लिया जो पहले सोच हाँ रहा था। वही तो सही, तो यही तो सोचना है ना कि आप ये देखो a/2 पे है तो सारी दुनिया को दिख रहा है। अभी देखो एज लॉन्ग एज आंखें काम करती हैं तो सभी को दिख जाएगा, लेकिन जो लॉजिक काम करता है वाला पॉइंट है वो आपको यहाँ से देखना है, जो नहीं ड्रॉ हुआ है। ये बाकी की वेव है कि नहीं है? अब ये कहाँ जाएगा ये उसका लेफ्ट वाला डिसाइड करेगा, राइट वाला डिसाइड करेगा? बोलो भाई। लेफ्ट वाला डिसाइड करेगा। तो अब ये a/2 पर है और अब इसको ऊपर जाना है, ये बात सबको दिख रही है। a/2 पर है, अब इसे ऊपर जाना है, तो a/2 पे है ऊपर जाना है। ये 30 डिग्री की पहचान है या 150 की पहचान है? ये सर 30। 30 की है, ठीक है। अच्छा t इक्वल टू t/4 पे फेज कितना आगे बढ़ जाएगा, कितना डिग्री आगे बढ़ जाएगा? 90 सर डिग्री। 90 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। तो 30 वाला विल बिकम 120 वाला। यस सर। यहाँ तक भी सही है। अच्छा 30 वाला विल बिकम 120 वाला। 120 पे पार्टिकल कहाँ पे होता है? 120 पे पार्टिकल कहाँ पे होता है? √3/2 √3a/2 पे होता है। और कहाँ की तरफ जाना होता है? 0 की तरफ या a की तरफ? 0। 0 की तरफ। तो इसका मतलब जो मुझे रेड से ग्राफ बनाना है वो मुझे √3a/2 से स्टार्ट करना है यहाँ से। उसके बाद नीचे ले जाऊं इस ग्राफ को या ऊपर ले जाऊं इस ग्राफ को? ये या ये? ऊपर। नीचे। अरे क्यों गड़बड़ हो रही है? देखो समझो, कोई नहीं, पहले मैं बना देता हूँ फिर आगे बात करते हैं ना। देखो अगर ये अभी √3a/2 पर है, यहाँ पे है √3a/2 पर, तो टाइम बढ़ने के साथ ये कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? अरे यार मैंने ही गलत बना दिया। टाइम बढ़ने के साथ इसे नीचे जाना है, इसका लेफ्ट वाला नीचे होना चाहिए ना। यस सर। हाँ सही कह रहे थे, बिल्कुल मैंने ही गड़बड़ कर दी, माय बैड। अब सही है, यस सर। लेफ्ट वाला नीचे होना चाहिए। देखो बन गया काम। समझ गए राघवन? समझ गए भाई? आप कह रहे थे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, ये बात समझ में आ गई?
मैं प्रैक्टिस के लिए एक और दे सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि करना क्या होता है इसमें। एक और नहीं दे आई दीजिए। सर। कोई नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये बनाया हमने y वर्सेस x, और इस बार हम ऐसे बना देते हैं ग्राफ को, कुछ ये बना दिया हमने, ये बना दिया, यहाँ लिख देते हैं -√3a/2, ठीक है जी। और वेव अभी भी अपनी ऐसे चल रही है, ये t = 0 का ग्राफ कह देते हैं, और ड्रॉ फॉर t = t/, कितना ले लें, 6 ले लें, t = t/6 है ना। और इसको जल्दी से मतलब लॉजिकली समझ लेते हैं। इस ग्राफ को देखकर बस इतना बता दो, x = 0 वाला t = 0 पे किस फेज में है। राघवन थोड़ा ध्यान से समझो यार इसको, है ना। देखो -√3a/2 पर है, तो दो ही जगह हो सकता है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। अब थर्ड है कि फोर्थ है वो कैसे देखना है, ये समझ लो ध्यान से। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में है, राघवन समझ पा रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे है। अच्छा समझ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे है, कितने डिग्री पर है थर्ड क्वाड्रेंट में, 240 डिग्री पर, ये बात क्लियर हो रही है। यस सर। ठीक है, अब t = t/6 पे ये फिर से कितना आगे बढ़ जाएगा, 30 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, मानते हो इस बात को। t/6 पे ये 30 डिग्री आगे बढ़, 60 डिग्री। 60 सॉरी क्या कह रहा हूँ, 60 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, ये बात मानते हो। यस ठीक है, तो 60 डिग्री 240 से 60 आगे क्या होता है, 270। अरे 240 से 60 आगे तो 300 होता है ना बेटा, यस यस सॉरी। है ना। तो 300 आगे 60 डिग्री आगे 300 पे पहुंच जाएगा। 300 पे ये होगा -√3a/2 पर ही, लेकिन जा कहाँ रहा होगा, 0 की तरफ या -a की तरफ, सर 0। 0 की तरफ जा रहा होगा। तो अब इसका ग्राफ मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, -√3a/2 पर ही रखना है मुझे, ऐसे ले जाना है नीचे, ये वाला बनाना है, या और दूसरा ऑप्शन तो ऑब्वियसली यही वाला है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। सर नीचे की तरफ। ये वाला हो जाएगा, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ये क्या कहते हो, यस सर, आ गया सर। आ गया, समझ में आ गया ना। यस सर। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले आपको x = 0 पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि वो पार्टिकल कौन से फेज में है, ये देख लो। फेज में कैसे पता चलेगा, एक तो उसकी पोजीशन से, दूसरा अगर वेव लेफ्ट टू राइट चल रही है तो उसके लेफ्ट वाले जो हैं वो उससे ऊपर है या नीचे हैं, तो आपको पता लग जाएगा ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। उसके बाद उसके फेज में जितना भी टाइम दे रखा हो उतना फेज ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो नया फेज आए वो एक तो जगह से देख लेना है, और उस जैसे मान लो मैं एग्जांपल के साथ चलता हूँ कि आपका फेज जो आया, लेट से पहले 30 डिग्री आया, 30 में आपको 60 ऐड करना है, ठीक है। तो 30 में 60 ऐड करके कहाँ पहुंच जाएगा, 90 पे। 90 वाला कहाँ होता है, पीक पे बना दोगे। इसी 30 में लेट से आपको 120 ऐड करना होता तो 150 पे पहुंच जाता। 150 वाला कहाँ होता है, a/2 पे, और a/2 पे टाइम बढ़ने के साथ कहाँ जाता है पार्टिकल, ऊपर या नीचे, नीचे। नीचे जाता है। नीचे। तो नीचे जाता है तो ये वाला ग्राफ बनेगा कि उसके लेफ्ट वाले उससे नीचे होने चाहिए, यस सर। तो ये बना लोगे आप, ठीक है ना, कर लोगे ये काम, यस सर। हाँ ठीक है ना। सर, वो नीचे ऊपर में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ तो उसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, वो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। देखो एक बार मैथमेटिकल लॉजिक से करने लग जाओगे तो मैं आपको इसका जुगाड़ बता दूंगा। मैं शुरू में जुगाड़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर कभी मैथ सीख ही नहीं पाता आदमी, यस है ना। और तब तक कोशिश करना वो जुगाड़ जो है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो खुद से पता लगा पाते हो क्या, कि अगर ये काम कर लें तो मैथ्स लगानी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और हिंट देता हूं मैं, सिर्फ ड्राइंग देखनी है आपको, ये एक वेव की ड्राइंग है,
इस ड्राइंग से देख के आपको समझना है कि आगे आने वाले टाइम में ड्राइंग किधर की तरफ बनेगी, बस वो समझ जाए तो आंसर आ जाएगा। वेव ऐसे चल रही है ना, बस ये सोच लेना। एनीवे, तो ये तो हो गया। आगे की कहानी लिख लेते हैं ना, लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। दो तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग इसमें, है ना, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्या फर्क होता है इनमें, समझ लेते हैं। लिखो, मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर a medium to propagate. Mechanical waves require a medium to propagate. एग्जाम्पल में ले लेंगे साउंड, रिपल्स इन वाटर, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, चाहो रोप भी लिख सकते हो ना, वेव ऑन अ स्ट्रिंग। इन तीनों एग्जाम्पल में देखना, देखो साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, वाटर पे रिपल्स ऑब्वियसली वाटर में बन रहे हैं, रोप या स्ट्रिंग में जो वेव बन रही है वो रोप या स्ट्रिंग में चल रही है। तो एक मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट करने यानी आगे बढ़ने चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। नॉन मैकेनिकल इसका उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियसली लिख लो, नॉन मैकेनिकल वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट। नॉन मैकेनिकल वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट। इसका मतलब, अच्छा इसमें एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। एग्जांपल में लिख लो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ब्रैकेट में लाइट लिख लेना, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। तो एक फेमिलियर एग्जांपल हमारे लिए लाइट हो जाएगा। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि लाइट को मीडियम नहीं चाहिए तो वो मीडियम में नहीं चल पाएगी। देखो लाइट वाटर में भी ट्रैवल करती है, ग्लास में भी ट्रैवल करती है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर लेती है, लेकिन इसके साथ साथ वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए कोई मीडियम एज सच नहीं चाहिए, मीडियम है तो अलग बात है ना। तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है। सेकेंड Yes, टाइप का sir. क्लासिफिकेशन जो है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। इसको समझ लेते हैं, ये वेव के और पार्टिकल के डिस्टरबेंस से रिलेटेड है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। सबसे पहले ट्रांसवर्स समझते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ये है वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन और ये है पार्टिकल ऑसिलेशन का डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये तो हुआ पार्टिकल ऑसिलेशन, पार्टिकल ऑसिलेशन, और ब्लू क्या था हमारा, वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, चल रही है, मीडियम के पार्टिकल्स उसके कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, Perpendicular. परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह की वेव को हम लोग कैसी वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, Rope.
हाँ, वेव ऑन अ स्ट्रिंग लिख लेते हैं एग्जांपल में, वेव ऑन अ स्ट्रिंग रिपल्स ऑन वाटर। वाटर में जो रिपल्स बनते हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव है, और स्ट्रिंग में जो वेव प्रोपगेट करती है वो भी कैसी वेव है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव है। तो ये जो अभी तक हम लोग इक्वेशन लिखते आए थे ना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो जब भी आपको y दिखाई दे वहां पे तो आप समझ जाओगे ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है। ठीक है जी, मतलब y की जगह z भी हो सकता है वहां पे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि एक x से रिलेटेड है वेव का ट्रैवल, और जो प्रोपगेशन होगा, सॉरी जो ऑसिलेशन होगा वो y में या z में होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव इसका उल्टा हो जाएगी, देखो बिल्कुल। इसमें ये है वेव ट्रैवलिंग का डायरेक्शन, और ये है पार्टिकल ऑसिलेशन का डायरेक्शन। इस वक्त ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये बात ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन भी होता है। तो बेसिक अंतर एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल साउंड हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल साउंड ले लेंगे। जहां पे ट्रांसवर्स वेव बनती है वहां मीडियम में बन जाते हैं क्रेस्ट। इसे क्या कहते हैं, क्रेस्ट। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम में अगर उत्पन्न हो तो मीडियम में क्रेस्ट और ट्रफ क्रिएट होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं जो क्रेस्ट है वो हमेशा क्रेस्ट रहेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वेव अपना फेज चेंज कर लेगी, तो यही जो होगा ये ट्रफ बन जाएगा, वो जो पार्ट है वो क्रेस्ट बन जाएगा। लेकिन हाँ, क्रेस्ट ट्रफ बनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल बहुत पास पास आ जाते हैं या बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन, और इसे कहते हैं रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन, CTI, रेयर फैक्शन। ठीक है ना। कंप्रेशन रेयर फैक्शन को मैं एक स्प्रिंग के एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। इमेजिन करो एक स्प्रिंग है, यहां ऐसी है और थोड़ी दूर जाके ऐसी हो जाती है। थोड़ा ड्रामेटिक बना रहा हूं मैं, बट ये सोचना। तो यहां क्या बन रहा है स्प्रिंग में, कंप्रेशन। इसके कॉइल्स आपस में पास पास आ गए हैं और यहां बहुत दूर दूर चले गए, इसको क्या कहेंगे, रेयर फैक्शन। ठीक है ना। तो साउंड जब प्रोपगेट करती है, अब साउंड बेसिकली क्या होती है, साउंड इज अ प्रेशर वेव। साउंड के प्रोपगेट होने पे मीडियम में प्रेशर बढ़ता है और कम होता है। इसका मतलब ये हुआ, कुछ जगहों पर बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, किसी किसी जगह पर जहां बहुत बढ़ जाएगा प्रेशर, वहां कंप्रेशन पैदा होगा या रेयर फैक्शन। लॉजिकली सोचो, जहां बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया है, कंप्रेशन बन जाएगा, और जहां प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर नेगेटिव में चला गया है, वहां पर क्या होगा, रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन। ठीक है ना। भाई देखो, अगर एक रूम में बिल्कुल साइलेंस है, कुछ नहीं है, तो वहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये बात ठीक है ना। जैसे ही साउंड वेव प्रोपगेट होना शुरू होगी उस मीडियम से, कुछ जगहों पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर हो जाएगा और कुछ जगहों पर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। फिर जहां अभी हायर है वहां थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। है ना। इसको इमेजिन करो अपने ईयर ड्रम से। हमारा ईयर ड्रम जो है वो तो एक फिक्स जगह पर है, मानते हो इस बात को ना। यस सर। अच्छा, किसी ने आवाज निकाली, हमारे कान तक वो एक वेव पहुंची, साउंड वेव। हमारा ईयर ड्रम क्या करने लगेगा उस साउंड से, वाइब्रेट, ऑसिलेट करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। तो अब हुआ क्या, हमारा जो इनर ईयर होता है, एक होता है ईयर ड्रम, उसके अंदर जो होता है उसको कहते हैं इनर ईयर। ये बात ठीक है ना। इनर ईयर जाके किससे कनेक्टेड है,
ब्रेन से। ब्रेन से कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो ऑडिटरी नर्व्स जो होती है ना, उसके थ्रू वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो हमारा ईयर ड्रम क्या करता है, जो आवाज आ रही है उसके अकॉर्डिंग ऑसिलेट होना शुरू होता है। तो कभी वो ज्यादा प्रेशर के अकॉर्डिंग ऑसिलेट करता है, कभी कम प्रेशर के अकॉर्डिंग ऑसिलेट करता है। तो अलग अलग तरह के ऑडिटरी सिग्नल्स बनते हैं उससे, और वो यस सिग्नल किसके पास पहुंचते हैं, ब्रेन। ब्रेन के पास। और ब्रेन फिर अपनी नॉलेज से बताता है कि भाई ये जो सुन रहे हो ये क्या है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। किसी ने आपको गाली दी तो भी वही आवाज है, और किसी ने आपकी तारीफ की तो भी वही आवाज है। वो गाली थी या तारीफ थी, ये कौन बताएगा? ब्रेन। ब्रेन बताएगा, ये बात ठीक है ना। लेकिन आवाज निकली, ये तो काम एक फिजिकल प्रोसेस है कि नहीं है? यस। है ना। अभी Yes, कोई sir. किसी दूसरी भाषा में आपको गाली दे जाए तो ब्रेन को थोड़ी पता लगेगा कि गाली दी है इसने। लेकिन Yes, आवाज तो समझ में आएगी ना। यस सर। बस, तो है ना, ये बात समझना कि जो फिजिकल प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू द साउंड है ना, वो सिर्फ ईयर ड्रम और इनर ईयर के बीच का मामला है। उसको प्रोसेस करना कैसे, वो एक अलग बात है, वो ना, वो न्यूरोलॉजिकल बात हो गई, ठीक है ना। फिर उसमें हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है उन आवाजों के साथ, ये वो सारी चीजें आ जाती हैं। बट द बेसिक फिजिकल प्रोसेस इज, ईयर ड्रम आवाज को रिसीव करता है, अकॉर्डिंगली ऑसिलेट करता है। इनर ईयर और हमारे ईयर के बीच में एक फ्लूइड होता है जो कंप्रेस और रेयरफेक्शन वाली फॉर्म में आता है। आपको मालूम है इनर ईयर में एक फ्लूइड होता है हाँ सर, पढ़ा था ना। 10th में। हाँ, तो इनर ईयर में जो वो, इसीलिए कभी अगर वो वीडियो गेम खेलें आपने जिसमें फ्लैश बैंग होता है, फ्लैश बैंग, yes, sir. हाँ क्या काम आता है फ्लैश बैंग? सर, वो पूरी वो वाइट वाइट मतलब पूरा सफेद, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता कुछ उसमें। दिखाई नहीं देता है ना। Yes, और कोई, हाँ, तो जो रियल लाइफ फ्लैश बैंग्स होते हैं ना, वो एक साथ दो टारगेट अचीव करते हैं। एक टारगेट तो वो क्या अचीव करते हैं, इतनी ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं कि जो आपका ओपोनेंट है उसको टेम्परेरीली अंधा हो जाता है वो, yes, sir. आवाज भी नहीं ठीक है ना। आती. हाँ, और आवाज भी नहीं आती। उसके कानों में वो सी सी सूं सूं की आवाज आनी शुरू हो जाती Yes, sir. यस है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, वो इतनी लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है, अराउंड 160 डेसिबल की आवाज होती है वो, कि जो इनर ईयर का फ्लूइड होता है वो इतना कंप्रेस हो जाता है कि उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। अच्छा, ये जो इनर ईयर का फ्लूइड है ना, ये हमें बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। जो हमारा बैलेंस है, हमारा जो हम कह सकते हैं, जैसे फोन में आपने देखा एक जायरोस्कोप होता है। Yes, sir. फोन का जायरोस्कोप फोन को हेल्प करता है ये बताने में कि फोन किस ओरिएंटेशन में है। आपने देखा वो ऑटो रोटेट हो जाती है स्क्रीन, Yes, sir. है यस ना। सर। तो कुछ तो जुगाड़ लगाया होगा तभी उसे पता लगा होगा ना। हम्म। तो ऐसे ही Yes. क्या होता है, हमारा जो इनर ईयर का फ्लूइड होता है वो हमें बैलेंस करने में मदद करता है, ओरिएंट करता है। हमें पता होता है कब हम सीधे हैं, उल्टे हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, या 45 डिग्री पे टेढ़े हुए हैं, ये सब उससे पता चल रहा है। अब इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए वो फ्लूइड जो है वो हक्का बक्का हो जाए, उसे पता ही ना चले मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो जो पर्सन के साथ ऐसा हो रहा होगा उसका ओरिएंटेशन खराब हो जाएगा, उसको चक्कर आने लगेंगे, यस सर। है ना। तो बस वही काम जो है वो फ्लैश बैंग करता है, आपको डिसओरिएंट कर देता है, ठीक है ना। तो अगर बेसिकली होता क्या है ना, कि अब आप किसी को ओवर पावर करना चाहते हो बिना एक्चुअल गोली चलाए। एक काम तो था आप जाके सीधी गोली मार देते खोपड़ी में, लेकिन मान लो आपके ओपोनेंट के पास एक हॉस्टेज है। अब आप एकदम से आके गोली मार दो तो हॉस्टेज को गोली लग सकती है ना। Yes, तो sir. आपने क्या किया, आपने फ्लैश बैंग फेंक दिया। अब दोनों ही मतलब थोड़ी देर के लिए हक्के बक्के रह गए, आपका हॉस्टेज भी और आपका ओपोनेंट भी। अब हॉस्टेज को तो आप बाद में समझा लोगे कि यार करना पड़ता है, देख क्या है ये वो। ओपोनेंट को आप जब्त कर लोगे, ठीक है ना। यस सर। तो बस ये सब जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, वो कंप्रेशन ऑफ द इनर ईयर फ्लूइड की वजह से हो रहा है। तो साउंड इज बेसिकली अ कंप्रेशन वेव। साउंड जब प्रोपोगेट करती है तो मीडियम को कंप्रेस करती है, फिर रिलीज कर देती है, कंप्रेस करती है, फिर रिलीज कर देती है। तो जहां जहां साउंड जाएगी वहां पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। समझ गए भाई बात? यस सर। ठीक है ना। इनफैक्ट ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनना होता है, कई बार ये इतना एक्सट्रीम होता है कि अगर मान लो ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन के बारे में हमें कुछ ना बताओ और कोई आपको ऑप्शन दे, जैसे किसी ने को देखा है मिथ बस्टर्स आता था एक डिस्कवरी पे, यस सर। मिथ बस्टर्स देखा तो उसके एपिसोड में था कि पानी के अंदर बुलेट्स काम नहीं करती हैं। मतलब अगर आप पानी में 1-1.5 फुट अंदर चले जाओ तो यू आर प्रैक्टिकली बुलेट प्रूफ। आप पे कोई गोली चलाएगा तो वो गोली आप तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों सर?
यार ऐसा होता है पानी में क्या है, सरफेस टेंशन होती है और विस्कोसिटी होती है। ये दोनों फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इवन जो फास्टेस्ट बुलेट भी होती हैं, जो भी आप बंदूक से फायर कर सकते हो, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है पानी में जाते ही। लेकिन सर बहुत करीब होंगी तो लग ही जाएंगे नहीं ना। नहीं, यही तो बात है ना, फिल्मों में कई बार ऐसा दिखाते हैं कि पानी में भी गोलियां जो है वो साए साए करके जा रही हैं अंदर, लेकिन होता नहीं है। यही तो मिथ सर बस्टर्स ने थोड़ी बहुत प्रूव। तो जाएगी, ऐसा थोड़ी कि मतलब पानी में आते ही रुक जाएगी। भैया रुकनी थी कहा, मैं बताता हूँ समझो, तो यही तो उन बेचारों ने प्रूव किया। उन्होंने गोलियां चलाई तरह तरह के कैलिबर की, और पता क्या चला, जैसे ही वो पानी में एंटर करती हैं, पहले तो क्या होता है, वो जो शार्प बुलेट होती है वो फ्लैट हो जाती है। अच्छा, फ्लैट होने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है, और ऑलमोस्ट 1-1.5 फुट अंदर जाने के बाद वो बिल्कुल जीरो स्पीड की हो चुकी होती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पानी के अंदर 1.5 फुट अंदर हो, तो प्रैक्टिकली आप मतलब बुलेट प्रूफ हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। यस सर। लेकिन अब मान लो इस नॉलेज के साथ हम हैं और कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हम पानी में कूद गए। हाँ। ठीक, उसने पानी में ग्रेनेड फेंक दिया और उसकी गोलियां खत्म हो गई, ये हमें मालूम है। अब हम पानी में ग्रेनेड फटने का इंतजार करें या पानी से बाहर भागें? सर बाहर ही भाग बाहर भागे। हाँ, अब इसका रीजन क्या है समझना, अगर हमें ये लगता कि पानी में बुलेट्स तो रुक जाती हैं, तो जो हाँ ग्रेनेड फ्रैगमेंट्स हैं वो भी रुक जाने चाहिए टेक्निकली। हाँ, हाँ। और ये सही भी है। अगर आपके पानी में कोई ग्रेनेड फेंक भी देता है और आप उस ग्रेनेड से 3-4 फुट दूर हो, तो जो फ्रैग्स बनेंगे ना, जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन पानी में क्या क्रिएट हो जाएगी उसके एक्सप्लोजन से? एक्सेस प्रेशर। एक प्रेशर वेव क्रिएट हो जाएगी, और उस प्रेशर वेव में होंगे कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। अब वो वेव क्योंकि पानी में ट्रैवल कर रही है, पानी में, अब ये ऑब्वियसली हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वेव स्पीड इन वाटर, है ना। तो पानी में जब वो वेव ट्रैवल करेगी तो बहुत तेज ट्रैवल करेगी, और जैसे ही वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन आपके लंग्स तक पहुंचेंगे या हार्ट तक पहुंचेंगे, जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो भी कंप्रेस होंगे और रेयरफैक्शंस बनाएंगे। यस सर। यानी थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, आपका हार्ट बिल्कुल पापड़ बन गया है और फिर वापस फूल के अपनी जगह पे आने की कोशिश कर रहा है, और ये काम 1 सेकंड में 300 बार हो रहा है। अरे वाह। क्या होगा? सर मर जाएंगे और क्या। फट जाएगा। हाँ, अंदर ही जो ऑर्गन्स होंगे वो फट जाएंगे। ठीक है ना, लंग्स। इनर ब्लीडिंग हो जाएगी ना, इनर, इंटरनल। हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग से जो ऑर्गन्स है वो सारे इंटरनली ब्लीड कर जाएंगे। लंग्स नहीं रहे, हार्ट नहीं रहा, लिवर नहीं, लिवर तो चलो फिर भी झेल जाता है, थोड़ा सॉलिड होता है इससे, लेकिन जो हवा भरे हुए ऑर्गन है ना, वो सारे खत्म हुए। सर मतलब जब वो ऐसा, जब भी स्विमिंग पूल में या फिर कुछ भी होता है, तो जब वो कोई ऊपर से कूदता है तभी हमको अपनी बॉडी में जो है वो फील हाँ, होता है। वो तो बहुत फील होता है। छोटा, मैं वो तो बहुत छोटा वाइब्रेशन है यार। तो इमेजिन करो नहीं ना, नहीं सर, ग्रेनेड मतलब क्या फील करेगा। तो होता है ना। फील होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही हाँ बात है। मतलब वो हाँ उसी की वजह से होता है, क्या पूछ रहा हूँ बस। हाँ हाँ, बिल्कुल उसी की वजह से होता है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो कहने का यस। मतलब ये है कि जो सेम नॉलेज है, अगर वो पूरी ना हो तो जानलेवा हो सकती है। भाई किसी को हमने इतना तो बता दिया पानी में गोलियां नहीं लगती, है ना, लेकिन उसको ये नहीं बताया तो मारा जाएगा कि नहीं वो। यस सर। चलो, तो ज्ञान पता लग गया हमें, और यस। कंप्रेशन रेयरफैक्शन समझ गए हम लोग। चलो बाकी काम कल करते हैं। अब हमारे पास रह गया है वेव स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। हेडिंग तो लिखी लो, यहीं से शुरू कर देंगे। वेव स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, है ना। तो अलग अलग मीडियम में वेव की स्पीड क्या होती है, फॉर्मूला ही बस याद करना है, उसके बाद आगे की चीजें पढ़ेंगे वेव में। चलो कंटिन्यू करते हैं। सर कल क्लास है। यार कोशिश कर लेंगे यार, कह नहीं सकते, वादा देखो कोई नहीं है, कोशिश कर लेंगे। तो ओके सर। चलो, अच्छा इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और कोई इसमें डाउट हो तो मुझे बताना, और शॉर्टकट जरूर ढूंढना कि क्या था, आ जाए तो हाँ मुझे लिख सर के आप भेजना, वो है ना। वीडियो भेज, वो अपलोड कर देना, मेरे को दोबारा देखना है ये वाला। ये तो हो ही जाएगा, ये तो अभी हो जाएगा ना। हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो। थैंक यू थैंक यू। सर।